डॉल्टन, ये लास्ट टॉपिक है जो थोड़ा इजी है, जो चल जाएगा मतलब। इसके बाद सारे टॉपिक में बहुत समझना पड़ेगा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज के ही अच्छी तरह बता दूंगा, इसे समझना। देखो, जैसे ये एक कंटेनर है, क्लोज। अब इसमें पिस्टन नहीं लगेगा, आगे आएगा पिस्टन दोबारा से। अब इसमें गैसेज है, मान लो एक गैस है 2 मोल ए, और दूसरी गैस 2 मोल बी। मैंने बराबर लिए हुए हैं मोल। आराम से समझना है, कोई खिचड़ी नहीं है। देखो, ये दोनों गैस हैं। देखो, हालांकि गैस जो है वो अलग अलग नेचर की है, ए और बी, मगर तुम ये देखो कि गैस का जो वॉल्यूम है दोनों का वो सेम है, क्योंकि दोनों गैस सेम कंटेनर में है। ए का भी वही वॉल्यूम है जो कंटेनर का है, बी का भी वही वॉल्यूम है जो कंटेनर का है। तो इन दोनों का सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में। तो जब भी हम डॉल्टन लॉ लगाते हैं, जो ये लॉ है, तो इसमें ये जरूरी बात होती है कि जो गैसेस ली गई हो 2 या 3, उनका वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो। मान लो कि यहां पर टोटल प्रेशर 10 बार है, तो 10 बार में से कुछ प्रेशर ए का है, कुछ बी का है। अगर आपने बात को मिस किया है तो सुनिए, इस कंटेनर में 2 गैस हैं, दोनों का वॉल्यूम और टेम्परेचर इसलिए सेम है क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर है। दोनों गैस अंदर प्रेशर डाल रहे हैं, दोनों का मिला के प्रेशर 10 बार है। आप मुझे ओरली बताइए कि ए के पार्टिकल्स का फ्रैक्शन क्या है। सर 1/2। सर 2/10। 2/10 नहीं, हाफ। बी का भी हाफ, आधे आधे है ना, 2-2 मोल है, 4 मोल है टोटल। 4 में से 2 ए के, 2 बी के। तो जो ए का प्रेशर है भाई, टोटल प्रेशर 10 बार है, तो वो जो 10 बार टोटल है वो टोटल ए का ही थोड़ी है, उसमें बी का भी है। तो जो टोटल प्रेशर 10 बार है उसमें सारा ए का ही नहीं है, क्योंकि ए के पार्टिकल आधे हैं। टोटल में से ए के पार्टिकल आधे हैं, तो टोटल प्रेशर में से ए का प्रेशर भी आधा होगा, यानी 5 बार। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर समझ में आया तो यहां बताओ। देखो, मैं ना कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा इसमें। कुछ बच्चों के जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ के लेट आता है। अब जिनके जल्दी समझ में आता है वो सोचते हैं जल्दी बता दें, लेकिन जल्दी कैसे बता दें? जल्दी हमारा भी मन है बहुत कि मारकर खींच के चला दें, लेकिन क्या करें, अगर खींच के चलाएंगे तो
सबको एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना। टोटल प्रेशर 12 बार है। एक गैस के मोल ए है और एक के बी के है 6। तुम मुझे पहले ए का फ्रैक्शन बताओ। 1/4। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है जैसे लड़का बता रहा है। अब जो नहीं बता पा रहे उन्हें सोचना चाहिए कि भाई टोटल मोल है 8, टोटल नीचे लिख दो और टोटल में से ए के 2 है तो 1/4। तो ये बताओ ए का प्रेशर कितना हो गया अंदर। सर 3 बार। 3 बार। बस मैं यही बात कह रहा हूँ कि यही समझना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कैसे निकलेगा? टोटल है 12 बार और ये टोटल प्रेशर जो 12 बार क्रिएट किया है वो ए और बी दोनों ने मिलके किया है। और 12 बार में से ए का कितना प्रेशर है डिपेंड करता है कि ए का फ्रैक्शन कितना है। तो 12 बार मल्टीप्लाई 1/4। 12 बार में से ए के पार्टिकल जो है टोटल वो 1/4 है। तो 12 बार में प्रेशर भी ए का जो है 12 का 1/4 ही होगा। बी का हो गया 12 का 3/4। अब तुम मुझे खुद ही बता दो ऐसा कौन है जिसे ये समझ में नहीं आया। जिसके नहीं आया वो बता दो, नहीं तो मेरे तो यही समझ में आ रहा है ये आ गया सबसे। सर आ गया सर। तो ये इक्वेशन ऐसी हो गई मतलब कि ए का प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई ए का मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है भैया, चाहिए चैप्टर फर्स्ट। ए का प्रेशर यहां कैसे निकला है? टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई चाई ए। बी का फ्रैक्शन कैसे निकला है? टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई चाई बी। ये 12th में आएगा दोबारा। एक तो आपने ये समझ लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। अब ये समझना लॉ ये है, ये लॉ नहीं था। सुन क्लियर मेरी बात सुनना। ये नहीं कहना है कहीं भी कि जल्दी बढ़ा दिया या हबड़ दबड़ कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको समझना है तो यहां समझ आ जाएगा। तो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। ये लॉ नहीं है, ये मेरे को एक चीज समझानी थी, पहले मैंने वो समझाई है। तुमसे मैं एक सवाल पूछूंगा, ये कंटेनर लिया, मैं 3 कंटेनर लूंगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए था लॉ। एक बात मैं मेंशन करूंगा वो ये कि तीनों कंटेनर्स में का वॉल्यूम सेम है। टेम्परेचर मैं सेम लूंगा तीनों में, मगर गैस मैं अलग अलग या सेम भी ले सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। गैस लूंगा मैं N2, HE, Ne। यहां पर मैंने मोल लिए हैं N2 के Na, He के लिए है Nb, Ne के लिए है Nc। अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं Pv इक्वल टू nRT, जो कि शायद तुम्हें मैंने पढ़ाई है पिछली क्लास में, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ आर की, हाँ ठीक है, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, Pv इक्वल टू nRT, तो मैं प्रेशर निकालूंगा N2 का। तो V नीचे ले जाओ, N/V RT। देखो कोई मैंने इसमें
खास चेंज नहीं किया है, v नीचे ले जाओ, यहाँ मैंने N2 मेंशन कर दिया है। तो अगर मैं प्रेशर निकालता हूं तो मैं यहां लिखूंगा A के N2 के मोल, Na कंटेनर का वॉल्यूम, V और RT, जो भी होता है RT, अभी तो हमें लिखना नहीं है ना, तो अभी तो RT है। सेम PB हीलियम का प्रेशर, NB VRT नियॉन का प्रेशर, NC VRT। अच्छा, अब तीनों को, गैसों को मैं इन्हें ऐड कर देता हूं प्रेशर को। मैंने निकाल लिया, लेट्स सपोज मैंने PN2 प्लस PHE प्लस PNE तीनों को ऐड कर दिया, टोटल निकाल दिया। तो मुझे ये बताओगे कि अगर मैं एक चौथा कंटेनर लूं, तुम बताओगे ये बात मुझे कि तुम्हें क्या लगता है। चौथा कंटेनर लिया है मैंने, इसमें मैंने Na NB NC तीनों को मिलाकर डाल दिया है। ये मोल चेंज नहीं हुआ, ये A के उतने ही है, B के उतने ही है, C के उतने ही है, और वॉल्यूम वही है जो यहां पर था। देखो तीनों का वॉल्यूम सेम था, वही इसका वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम है। तीनों केसेस में जो टेम्परेचर था वही ये है। तो तुम्हें नहीं लगता कि प्रेशर, देखो मैं कितना नीचे चला गया, तुम्हें नहीं लगता कि प्रेशर ऐसे निकल जाएगा कि P टोटल, जैसे PV इक्वल टू NRT होता है, यहां लिखता हूं, ना लगे तो बताना, और तुम्हें और क्या लगना चाहिए वो मैं बताऊंगा। PV इक्वल टू NRT होता है, तो यहां टोटल लिख लो, टोटल निकाल रहा हूं, तो N RT बाई V, और N की जगह मैं Na प्लस NB प्लस NC RT बाय V। तो ये बताओ कि ऐसे अलग अलग निकाल के टोटल करने पर और इन्हें एक साथ लिखने पर, ऐसे टोटल निकालने पर ये सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सर सेम आएगा। सर से तो ये बताओ कि सेम आने के लिए क्या चीज जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए तब सेम आए? सर सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर। हाँ, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो, सेम। तो लॉ ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेज हो, ये आपस में रिएक्ट ना करती हो। अब ये भी एक सवाल है कि ये नॉन रिएक्टिव क्यों है। अरे कुछ बच्चे को लिंक देना था ऑनलाइन का, अब मैं उन्हें रिकॉर्डिंग ही दूंगा। नॉन रिएक्टिव गैस, ये तीनों गैसेज नॉन रिएक्टिव है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ना रिएक्ट करना क्यों जरूरी है भाई? ऐसा है ना, देखो मान लो मैंने N2 लिया और H2 लिया, तो ये दोनों को एक दूसरे से रिएक्शन करके NH3 बना देते हैं। तो मैंने 1 मोल N2 लिया, 3 मोल H2, तो 2 मोल NH3 बन जाएगा। तो ऐसे तो मोल चेंज हो जाएंगे। सुनो, दोबारा सुन लो, 1 मोल N2 3 मोल H2, दोनों मिलकर 2 मोल NH3 बना लेते हैं, NH3 अमोनिया। तो ऐसे तो मैंने जो मोल लिए हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और वो मोलों की संख्या बदल जाएगी, तो वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए गैसेज। तो लॉ ये है कि अगर आप टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेज का जिनके मोल्स डिफरेंट है, तो ये जो टोटल होता है ये टोटल उतना ही आएगा जितना इन्हें एक साथ एक कंटेनर में डालने पर आता है। तो ये जो एक साथ एक कंटेनर में डालने पर जो टोटल आ रहा है, ये टोटल उतना ही आएगा जितना
इन्हें अलग अलग अगर कंटेनर में सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर वाले कंटेनर में इतने ही मोल्स को अगर अलग अलग डाला जाए तो भी ये टोटल उतना ही प्रेशर जनरेट करेंगे। अब इसे इंग्लिश में सुनना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, और बताना कि क्या ये यही कह रहा है, बल्कि मैंने बहुत आसान बोला है इसके मुकाबले। The total vapor pressure exerted by the mixture of non-reactive gases, ये यहां पर है इस समय, ये नॉन रिएक्टिव गैसेज का मिक्सचर है और इनका टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस का मतलब है जब गैस को इंडिविजुअली लिया गया हो, तो अगर इनका प्रेशर इंडिविजुअली निकाल निकाल कर जोड़ा जाए तो भी टोटल वही आएगा जितना इन तीनों को एक साथ रखने पर आ रहा है। लेकिन इसकी एक शर्त है, लिखता है इफ दे वर एनक्लोज्ड सेपरेटली, ये सेपरेटली है, इन द सेम वॉल्यूम एंड द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। आई मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, Yes, sir. एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे और वो डेरिवेशन ये है। तो जो P टोटल है वो P1, इसके लिए फिगर बनाना पड़ जाएगा सर। चलो P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल है। P4 भी हो सकता है, अब इतनी चीजें तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम 3 तक ले लेते हैं। इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर गैस ए का, पार्शियल प्रेशर ए का, इसका मतलब है कि जब गैस ए को अकेले लिया गया हो तो वो जितना प्रेशर डाल रही है कंटेनर पे, गैस बी को दूसरे कंटेनर में अकेला लिया गया है, गैस 2 को, मतलब गैस 3 को तीसरे कंटेनर में अकेला लिया गया है, तो वो कितना प्रेशर डाल रही है और फिर तो उन तीनों को जोड़ दिया है। तो ये N1 RT बाय V आएगा, ये वाला T। ये N2, अब ये कहो कि N अलग अलग क्यों है, सेम हो तो भी चलेगा, हम तो मान रहे हैं ये N अलग हो सकता है, T और V नहीं, R तो होता ही नहीं है अलग, T और V अलग नहीं होना चाहिए। N3 RT बाय V, ये P टोटल है। तो अगर मैं RT बाय V को बाहर ले लूं तो ये बन गया N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी ये हमारी जो अलग अलग थी वो एक साथ आ गई। अब फिर से लिखो, P1 कैसे निकलता है, शुरू से कर देता हूं। PV किसके इक्वल होता है, NRT। अब एक गैस के मोल लिखोगे तो एक का प्रेशर निकलेगा, तीनों के टोटल लिख दोगे मोल तो तीनों का टोटल निकल जाता है। तो मैं एक के ही लिखूंगा मोल 1, तो फिर V नीचे ले आओ तो प्रेशर भी एक का ही निकलेगा, टोटल नहीं निकलेगा 1। तो अगर मैं P1 को डिवाइड कर दूं P2 से, ये सेकंड है मान लो, ये फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। डिवाइड करने से क्या होता है कि अगर इनके बीच कोई संबंध होगा, टोटल और P1 के, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होगा कि इससे इससे निकाला जा सके या इससे इससे निकाला जा सके, तो वो निकल के आ जाए। P1 N1 RT बाय V, और ये टोटल है, यहां लिखो N1
ये डिवाइड किया है ना मैंने, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V, ये गया V से V, RT से RT, तो ये हो गया P1 डिवाइड बाय P टोटल N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये बताओ क्या है, हो गया डेरिवेशन, बस ये बताओ क्या है। Mole fraction of 1. A का 1 का मोल फ्रैक्शन, तो P1 डिवाइड बाय P टोटल इक्वल्स टू chi1। तो जो P1 है वो chi1 इंटू P टोटल है। यही इक्वेशन तो समझाई थी मैंने तुम्हें शुरुआत में आज। ऐसे समझाई थी, देखो मैंने कहा था कि मान लो टोटल प्रेशर 10 बार है और एक 1 का फ्रैक्शन 1/4 है, तो टोटल में 1 का प्रेशर भी 10 मल्टीप्लाई 1/4 होगा। ये वही है। तो ये क्या हुआ, मतलब वो मतलब मैंने डायरेक्ट समझाई इक्वेशन, मैंने उसके सेंस में समझा दी कि भाई ये ऐसे निकलता है। ये इन्होंने मैथमेटिकली इस इक्वेशन को ड्राइव किया है कि आप टोटल से 1 का प्रेशर ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 2 के लिए चाहिए इक्वेशन तो यहाँ P2 से डिवाइड कर दो, मतलब जैसे P1 है तो यहाँ P2 हो जाएगा, यहाँ N2 हो जाएगा। आया समझ में, ये एंड हो गया, बताओ। यस सर। तो ये है भाई, न्यूमेरिकल इसके हम करेंगे बहुत ढंग से बस अभी देखते जाइए, हमें मुझे मालूम है क्या करना है। इतने टॉपिक तो इकट्ठे होने दो कि न्यूमेरिकल होने लगे। बस सुनो, एक चीज सीखो ध्यान से, जो भी मैं बताऊं पहले मुझे हाँ या ना में बताना, मैं पूछूंगा वही बात बताना। ये बताओ ये इक्वेशन तो सबको याद ही है, PV इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, कि PV जो है वो एनआरटी के बराबर रहता है। ये मैंने आपको कल सिखाई थी। इसमें जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे आपका V बॉयल्स लॉ था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो वहां पर एक कांस्टेंट आता था K, तो K चेंज हो जाता था जब P और N चेंज हो जाए। मैंने बताया था आपको, पता नहीं याद है, अलग अलग P और N के लिए ये कांस्टेंट P और N रहता है इसमें बॉयल्स लॉ। अलग अलग P और N के लिए टेम्परेचर और मोल्स के लिए K अलग अलग आता है, लेकिन यहाँ ऐसा R की वैल्यू में ऐसा नहीं, R की वैल्यू हमेशा सेम आती है। अब ये R की वैल्यू है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब। मैं ये थोड़ा और थोड़ा पीछे चलता, भाई जो भी क्लासेस छोड़ देता है या कुछ भी कर देता है, भाई ऐसा मत करो 5वां 6ठा 7वां एक ही चैप्टर है, बहुत पछताओगे, ये करियर खराब करने वाली बात है। थोड़ा पीछे चलते हैं। पीवी जो है वो एनआरटी है, तो जो आर है वो पी गुणा में वी और आर इंटू टी हो जाता है। कल आपने पिछली क्लास में आपने ये भी जवाब दिए थे कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। मैंने पूछा था अगर मैं ये डबल कर दूं, आपने कहा वो डबल हो जाएगा, ऐसे हमने किया। मैं आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए कि भाई मैंने कितने मोल लिए, कितने टेम्परेचर पर। देखो ये तो मेरे हाथ में कि मैं कितने मोल लूं। भाई मैंने लिया 1 मोल गैस,
टेम्परेचर लिया 273 केल्विन। सवाल ये है कि मैंने एक ही मोल क्यों ली, क्योंकि मुझे ये याद है, क्या याद है, कि अगर मैं 1 मोल गैस लूं इस टेम्परेचर पर, और ये भी याद है कि वॉल्यूम लूं 22.7 लीटर, अगर मैं इतने मोल लूं, देखो वॉल्यूम लेना मेरे हाथ में है कि मैं कंटेनर जो है वो 22.7 लीटर जितना बड़ा लूंगा, ये मेरे हाथ में है। टेम्परेचर में 273 रखूंगा, ये भी मेरे हाथ में। एक ही मोल लूंगा, एक मोल लेना बड़ा आसान है। मान लो नाइट्रोजन गैस है 1 मोल, तो 28 ग्राम ले लो। CO2 लेनी है तो 44 ग्राम ले लो। प्रेशर अपने आप आएगा। और मेरे को याद है कि अगर ये मोल, ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम दिया जाए STP, तो प्रेशर आता है 1 बार। ये बताओ समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं? यस जरूर सर। बताओ। यस सर। तो ये ऐसे मैंने लिखा, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, मेरे को बहुत पहले से याद है एवोगाड्रो लॉ से। तो इसे जरा SI यूनिट में कर लो। जो प्रेशर की SI यूनिट है वो पास्कल है, और 1 बार जो है वो 10 की पावर 5 पास्कल होता है। लीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये मोल SI यूनिट है, अमाउंट की, टेम्परेचर की केल्विन SI यूनिट है। तो अब ये सारी SI यूनिट है। प्रेशर की SI यूनिट है पास्कल, वॉल्यूम की SI यूनिट है मीटर क्यूब। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये पर हो जाएंगे ऊपर जाके, पर केल्विन पर मोल, ये मीटर क्यूब ही रहेगा, ये पास्कल। तो ये R की वैल्यू है SI यूनिट में। अगर आप SI यूनिट लेंगे, जैसे कोई बच्चा है, वैसे हमने कल इस बारे में बात की है, जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर मैं अगर यहाँ 2 मोल ले लूं, 2 मोल क्यों नहीं ले सकता मैं? भाई देख, तू यहाँ 2 मोल भी ले सकता है, बस तेरे को पता होना चाहिए कि वो 2 मोल क्या प्रेशर जनरेट करेंगे और क्या वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर फिक्स ले लिया है मैंने 22.7 का। अब 2 मोल लेगा तो प्रेशर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर आएगा, वैल्यू कट पिट के यही आएगी। अब तूने कहा नहीं मैं सर यहाँ 500 केल्विन लिख लेता हूँ, भाई लिख नहीं सकता है तू। अगर तू यहाँ 500 केल्विन लिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर तेरे को ये भी पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या आएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कभी भी यहाँ डालोगे तो वैल्यू हमेशा यही आएगी, चेंज नहीं होगी। कोई बच्चा कहता है मैं बड़ा हाँ, पर सर जब तक टेम्परेचर ना दे तब तक वही लेंगे कि मतलब 273 लेना है ना? चलो मान लो टेम्परेचर डबल ले ले। तो अगर मैं टेम्परेचर डबल लूंगा तो ये बताओ उससे अमाउंट चेंज हो जाएगी? नो सर। नहीं, है ना। वॉल्यूम पिक्चर नहीं लगा सर है, वॉल्यूम भी तो प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर का प्रेशर ज्यादा ही तो होता है। यस सर। तो मान ले अगर तूने इसे डबल किया तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, तो कट के वही तो आएगा, फिर ऊपर भी वैल्यू Yes. डबल हो गई, तो इसलिए Yes, ये sir. चेंज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा R की वैल्यू यही दिखेगी, वैल्यू होती यही है। भाई मेरा वजन 70 किलो है, लेकिन उसे कोई 70,000 ग्राम भी तो बोल सकता है, या 0.70 क्विंटल, या 0.070 टन। हाँ, तो यूनिट बदलेगी तो ये वैल्यू बदलेगी। तो देखो ऐसा है कि मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा था PV इक्वल टू NRT का, और मुझे उन्होंने वॉल्यूम निकालने के लिए कहा।
यही सुन लो ध्यान से, मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा था पीवी इक्वल टू एनआरटी का, उन्होंने मुझसे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा। जो प्रेशर था वो उन्होंने दे रखा था एटीएम में, 20 एटीएम, ये गिवन था। मोल दे रखे थे उन्होंने 2, टेम्परेचर उन्होंने केल्विन में दिया हुआ था 500 केल्विन। तो अगर मैं आर की वैल्यू यही वाली डाल दूं 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, तो इसमें गड़बड़ क्या है देखो, सारी यूनिट यहां लिख के देखो। एटीएम, इसकी तो मुझे पता नहीं है तो मेरे को निकालना है। एन की यूनिट है मोल, आर की है पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, टी है केल्विन। केल्विन से केल्विन जा रहा है, मोल से मोल कट रहा है, एटीएम और पास्कल नहीं कटेंगे, तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर गलत आएगा। एटीएम और पास्कल का कटना क्यों जरूरी है, दोनों प्रेशर की यूनिट है। आपको ऐसी यूनिट लेनी है कि अगर यहाँ एटीएम है तो यहाँ भी एटीएम, या आपको यहाँ चाहिए था पास्कल। तो मान लीजिए दोनों जगह एटीएम होता तो एटीएम से एटीएम कट जाता और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आ जाता, यानी वॉल्यूम की यूनिट भी आर पे ही डिपेंड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसी यूनिट प्रेशर और वॉल्यूम की होंगी वैसी ही आर में, देखो आर में जो ये पास्कल वाली यूनिट है ये प्रेशर की यूनिट है, और जो मीटर क्यूब है ये वॉल्यूम की यूनिट है। तो ये वाली प्रेशर की यूनिट और ये वाली वॉल्यूम की यूनिट वही होनी चाहिए जो प्रेशर की यूनिट यहाँ और यहाँ, यानी आर में जो प्रेशर की और वॉल्यूम की यूनिट है वही प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट यहाँ होनी चाहिए। ये बात आ रही समझ? यस सर। भाई बाकी भी बता देना, इतना मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ जो मेरे को ऐसे समझ में आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. मतलब जिसे ना आए समझ में बोल देना, यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ किसी की इज्जत ही नहीं है, टीचर के सामने किसी की इज्जत नहीं होती है। मेरे लिए तो सभी बेवकूफ हो तुम, और मुझे कौन सा तुमसे रिश्तेदारी करनी है। अगर बेवकूफ साबित हो भी जाओगे तो बता देना जो भी ना आता हो। अब सुनो, तो आर की वैल्यू कैसे चेंज की जाए मैं बताता हूँ ना, इसका स्क्रीन शॉट लो। देखो जैसे आपकी आर की यूनिट है, नहीं पहले एक चीज सीख लो, जो एक एटीएम होता है ये रटना पड़ेगा आपको, ये याद करना पड़ेगा, वो होता है 1,01,325 पास्कल। ये पास्कल और एटीएम का रिलेशन है। इसका मतलब एक एटीएम वो फोर्स होता है जो 1,01,325 न्यूटन के बराबर होता है हर मीटर स्क्वायर पर। लेट सपोज कि ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कोई पोल नीचे की तरफ कितने न्यूटन फोर्स लगा दे तो वो एक एटीएम हो जाता है। ये काफी फोर्स है। तो एक बार जो है वो इसलिए आया क्योंकि एक बार का पास्कल से जो रिलेशन है वो बहुत सीधा है। भाई लोगों ने कहा कि एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और पास्कल एसआई यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एसआई यूनिट में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, मगर ये हमारे हाथ में नहीं है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतने न्यूटन है, ये तो ऊपर से ही ऐसे बना है ना, तो ये हमारे हाथ में नहीं।
हमने क्या किया, एटीएम की जगह एक ऐसी यूनिट बना ली एक बार जो एटीएम से थोड़ी छोटी है। इसका जो रिलेशन है एसआई यूनिट से वो बहुत सीधा है, 1,00,000 पास्कल। तो दरअसल बार को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो हम एटीएम की जगह बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आंसर में फर्क आता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लिए बार बार है, एटीएम एटीएम है, लेकिन एटीएम और बार कैसे ये दो चीजें आई, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो एक एटीएम है वो 1.01325 बार होता है, यानी इसी में डेसिमल लगा दो और यहां बार लिख दो। और जो एक बार है वो 0.987 एटीएम होता है। सब कुछ याद करना है। अब आप कहेंगे कि एक बार इतने एटीएम है, ये कैसे निकलेगा? तो इसे नीचे ले जाओ यार, कैसी साइंस पढ़ रहे हो, इसे नीचे ले जाओ। यहाँ बचेगा एक बार और ये वैल्यू एटीएम में आ जाएगी 0.987। ऐसे लिखोगे तो शायद ज्यादा दिखे कि भाई इसे डिवाइड कर दो, एक को इससे डिवाइड कर दोगे तो 0.987 आएगा एटीएम, और यहाँ बचेगा एक बार। तो एक बार जो है वो इतने एटीएम होता है। एक एटीएम 760 mmHg होता है, मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर मरकरी। और एक बार, जो कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, अप्रोक्सीमेट 750 mmHg होता है। इनका रिलेशन टॉर से भी होता है कि एक एटीएम इतने टॉर है। टॉर इस्तेमाल नहीं होता है, अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। टॉर मेरे को याद नहीं है फिलहाल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई जैसे मैंने लिखा है कि इस टाइप से, बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर 6-7 के लिए। 5th 6th और 7th को कराने का टारगेट मेरा जनवरी के अंदर है, और मैं करा के मानूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। हालांकि हाथ ऑनलाइन में थोड़ा स्लो चलता है ऑफलाइन के मुकाबले। अब देखो, यहाँ देखो कि 1 मीटर, ये वॉल्यूम की यूनिट है, वॉल्यूम की सारी यूनिट है। 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मिलीमीटर होता है। यानी ये सब आपस में बराबर है। 10 डेसीमीटर 1000 मिलीमीटर है, 100 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर है, 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर है, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर है। अगर मैं इनका क्यूब कर दूं तो ये 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये 10 की पावर 9 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये यूनिट वॉल्यूम की है सारी, और ये इनका रिलेशन है। अभी मैं इस पे करूंगा कुछ, बताओ कि यहां समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। अब Yes, आप ऐसा कह लीजिए कि डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर कहते हैं सिंपली। यानी अगर आप 10 की पावर 3 1000 डेसीमीटर क्यूब के बर्तन में दूध भर देंगे तो वो 1000 लीटर हो जाएगा। सुनो मेरी बात, 1000 डेसीमीटर क्यूब के बर्तन को दूध से पूरी तरह भर दोगे तो वो दूध 1000 लीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब को सिंपली कहते हैं एमएल। तो जहां भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाए उसे हटा के एमएल लिख दो। सेंटीमीटर क्यूब ही एमएल के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का बर्तन अगर पानी से पूरी तरह भर दिया जाए तो 1 ml पानी आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है। अब एक सपोज कि मेरे को ये दिया हुआ है 8 पॉइंट, मेरे को तो एक ही वैल्यू याद करके जानी है, पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। इनमें तो कोई चेंज नहीं करना होता है। अब मेरे को ये तो चाहिए एटीएम, और ये मुझसे कह रहा है वो लीटर चाहिए मुझे, एटीएम लीटर में।
तो ये तो आसान है, पास्कल को एटीएम में बदलना। ना आए तो बताना। पास्कल को एटीएम में इसे नीचे ले जाओ, यहां करके दिखा देता हूं ना, लफड़ा नहीं करना। एक एटीएम 1,01,325 पास्कल है, इसे नीचे ले आओ। तो एक एटीएम 1,01,325 एक पास्कल आ गया। तो मैं इस पास्कल की जगह क्या डालूंगा, वो तो यहां दिख गया, तो मैं एटीएम में ये डाल मीटर क्यूब का क्या करें, देखो यहां आ जाओ। देखो मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन सीधा है। 1 मीटर क्यूब 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब है, तो इसकी जगह लीटर लिख ले। लीटर, डेसीमीटर क्यूब और लीटर बराबर है, तो 1 मीटर क्यूब 10⁻³ लीटर है। ये तो बहुत सिंपल है। अब देख वैल्यू बदल रहा हूं मैं, 8.314। अब इसकी जगह लिखूंगा मैं एक एटीएम, एक हटा ले जाए, डिवाइड बाय 101,325, और मीटर क्यूब की जगह लिखूंगा 10⁻³ लीटर पर केल्विन पर मोल। अपने आप मेरा आंसर एटीएम और लीटर में हो जाएगा। आया समझ की नहीं? Yes, sir. और बता रहा हूं, रुको, स्क्रीनशॉट लो। ये तो लिखा रहने दो। मान लो कि मेरे को वैल्यू दी है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, और मेरे को यहां चाहिए बार, और मुझे यहां चाहिए ml। बार ml, बार लीटर ज्यादा चलता है वैसे। तो अब तुम बताओगे, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। बताओ इसकी जगह क्या लिखूं, पास्कल की जगह बार। वैसे बता दो कि ये डिवाइड ये। divided by 10⁻5. इसे नीचे ले जाओ, तो 1 पास्कल की वैल्यू, यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 पास्कल की वैल्यू बार में आ जाएगी। 1/1,00,000 बार। मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को ml में करना है। Sir, ये 10 रहा की पावर मीटर, 6. हाँ 10⁻6 ml। तो देखो साफ साफ दिख तो रहा है, पर केल्विन पर मोल। लेकिन अभी रुक जाओ, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, वैल्यू देखनी पड़ेगी मुझे उसकी। एक दिन मेरे घर में इतनी भीड़ हो रही थी किताबों की, 74 किलो किताबें थी, कबाड़ी वाले को दी। मैंने सब दे दी, जो अच्छी थी बुरी थी। मैंने कहा मेरे को नहीं पढ़नी, मैं अब देखूंगा। मैंने कहा अब मेरे को कोई चीज देखनी है तो मेरे को बुक ही नहीं मिलती है, लेकिन मैं देख लेगा हूँ नेट से। हाँ एक वैल्यू दी हुई है उसमें 8.2057 है। हाँ आर की ये वैल्यू दी है 8.20 अप्रोक्सीमेट लीटर एटीएम में है ये वैल्यू। अब ये लीटर एटीएम में, मान लो मुझे इसे वापस, या वापस क्या, मुझे इसे बदलना है डेसीमीटर क्यूब और बार में। तो तुम बताना, पहले लीटर का बताना, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लिखना चाहिए लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब में। बहुत आसान है। Sir, 10 की पावर 3.
कुछ भी नहीं लिखना भाई, लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर है। वो 10 की पावर 3 की वैल्यू है, 10 की पावर 3, एक की थोड़ी बता रहा है वो। एक डेसीमीटर क्यूब की 10 की पावर 3 थोड़ी है, 10 की पावर 3 की 10 की पावर 3 है। तो एक डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर है। डेसीमीटर क्यूब, लीटर की जगह डायरेक्ट डेसीमीटर क्यूब लिख दो। एटीएम की जगह बार लिखना है, कहाँ है एटीएम, ये रहा ये बार। अरे ये तो रहा यार, एक एटीएम कितने बार है, 1.01325 बार पर केल्विन पर मोल। ये आया समझ में, बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, दो चीजें साबित कर रहा हूं मैं, देख लेना ध्यान से। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बहुत ध्यान से देखना। इसे साबित करूंगा मैं बॉयल्स लॉ से, समझा दूं मैं। ये पिस्टन है, फ्रिक्शन लेस वेट लेस। ऊपर का प्रेशर है 1 एटीएम, तो मुझे पता है कि आपको मालूम है कि नीचे का भी 1 एटीएम है। ये इसका वॉल्यूम है और मास है m। मैं आपसे पूछूंगा कुछ, नजर बनाए रखना। ज्यादा कठिन चीज नहीं पूछूंगा, बस ये पूछूंगा कि बस उससे पता चल जाएगा कि आप क्या देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ऊपर का प्रेशर 1 एटीएम और एक ब्रिक रख दूं ऊपर, एक ईंट रख दी मैंने ऊपर छोटी सी, बहुत भारी नहीं है, तो नीचे का भी प्रेशर 1 एटीएम प्लस ब्रिक हो गया, तो वॉल्यूम घट गया। ये तो जाहिर है, वॉल्यूम कम हो गया, ब्रिक नीचे आ गया। मास बताओ, मास में कोई चेंज आया? नो सर। No, sir. नो सर। नहीं। ये बताओ डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, मास बाय वी, वी यहाँ बड़ा है, मास यहाँ वही है और वी छोटा है। सर ब्रिक वाले के साथ। Sir, break वाले. हाँ, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ डेंसिटी इसके मुकाबले कम है। तो जहां डेंसिटी कम है वहां प्रेशर भी कम है, और जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर भी ज्यादा है। यानी सीधी सी बात है, प्रेशर डालोगे तो गैस डेंस हो जाएगी। तो क्लास में, क्लास के बच्चों को धकेल के एक साइड ले जाओगे तो डेंसिटी बच्चों की बढ़ जाएगी। तो ये गैस वैसे भी फिगर में ही दिख रहा है कि ये ज्यादा डेंसिटी है। तो आपके समझ में आ गया साबित क्या करना है कि यस सर। डेंसिटी सर। प्रेशर के भरोसे है। देखो इतना आसान है साबित करना, बॉयल्स लॉ से। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, एनसीईआरटी में है, ये अलग से कुछ नहीं है। V इक्वल टू K इंटू 1/P एट कांस्टेंट T एंड N। V की जगह, क्योंकि देखो डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, तो अगर मैं वॉल्यूम ऊपर ले जाऊं तो D नीचे आ जाएगा। तो V की जगह मैं M/D लिख दूंगा। ठीक, अब मैं P को ले जाऊंगा इधर, P गुणा में M, K नीचे, D उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते D। K तो होगा ही कांस्टेंट है और मास हम चेंज कर नहीं रहे, तो ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है। तो डेंसिटी अगर बढ़ती है तो बस वो प्रेशर से ही बढ़ सकती है, और ये दोनों ही ऊपर आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे नहीं है, यानी इनवर्स में नहीं है,
तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। बताओ समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बहुत Yes, आसान है, sir. लेकिन अगर ये ना पढ़ा हो तो ये भी समझ में नहीं आता है। अब इसी को ही साबित करना है आइडियल गैस से, आइडियल गैस लॉ से। अरे वही पीवी इक्वल टू एनआरटी, 1 मिनट में साबित कर दूंगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पी इक्वल टू हो गया एन बाय वी आर टी। एन की जगह लिखो मास अपॉन में मोलर मास। मैं 15 सेकंड के लिए पूछता हूं कि इसे मैंने कैसे खोला है, क्या ये किसी को समझना है या समझ आ गया है? तो 15 सेकंड मैं रुक रहा हूं। आ गया सर। सर आता है। तो मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास एक बार याद दिला दूं, जैसे CO2 गैस है तो C प्लस O इंटू 2, यहाँ 12 लिखा, यहाँ 16 लिखा और ग्राम लगा दिया 44 ग्राम, तो ये 1 मोल का मास हो गया। मोलर मास ये गैस पर डिपेंड करता है। एक गैस का मोलर मास चेंज नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर गैस चेंज नहीं करोगे तो उसका मोलर मास भी बदलेगा नहीं, 44 ही रहेगा। तो m बाय वी डेंसिटी होती है, तो P गुणा में D बाय एम आर टी। P इधर ले जाओ, m इधर ले जाओ, आर टी नीचे। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, जो कि हम रखते ही कांस्टेंट है, चेंज नहीं करते हैं हम, अगर आप टेम्परेचर चेंज ना करें तो आर तो चेंज होगा ही नहीं, और मोलर मास गैस का चेंज होता नहीं है। ऐसा मत कहना पता नहीं क्या फेंक रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जब इन चीजों को देखते हैं ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज करेंगे नहीं, तो उन्हें लगता है कैसे पता चल रहा है चेंज। अरे देखो, टेम्परेचर में बदलूंगा नहीं, ये मैंने सोच लिया है। मोलर मास तो चेंज होता ही नहीं है, तो अगर कोई गैस N2 है तो 28 ग्राम ही रहेगा, तो आप मोलर मास चेंज नहीं कर सकते। अगर जब तक आपकी गैस नहीं बदलेगी तो आप उसका मोलर मास नहीं बदल पाएंगे। आर आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। तो डेंसिटी अगर आपको बदलनी हो तो मोलर मास आर और टी आपके काम नहीं आएंगे, तो सिर्फ प्रेशर काम आएगा। तो डेंसिटी अब सिर्फ प्रेशर के भरोसे। आगे समझना। Yes, sir. Yes, sir. इस चैप्टर का ये वाला पार्ट मैंने कोना कोना पढ़ा दिया है। अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे जो भी आएगा। ये वाला पार्ट बॉयल्स लॉ से स्टार्ट किया था मैंने, ये मैंने छोड़ दिया था, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो मैंने यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट किया था बॉयल्स से, और मैंने इसको यहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ तक आज ही पढ़ाया था मैंने, HI1P टोटल तक। ठीक, अब इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, कठिन नहीं हार्ड है, तो इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम। जब तक आपने जिसने जो टॉपिक ना पढ़ा हो वो मुझे बता देना, तो मैं उस हिसाब से उसे रिकॉर्डिंग दे दूंगा। वरना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आलस करेंगे तो। ठीक है जी, मैं भी अपनी जिंदगी में आलस छोड़ने वाला हूँ, अभी मैं ऐसी मेहनत करने वाला हूँ कि फिर मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़े। ठीक है जी, चलिए बाय।